हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज इन्हें ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 से लिखते हैं। एंड बैंडविड्थ भी एक वर्ड आता है, आमतौर पर डेल्टा ओमेगा से लिखते हैं, कई जगह बीटा से भी लिखते हैं, लेकिन बैंडविड्थ को मैं डेल्टा ओमेगा से लिखता हूं। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज नाम से क्लियर है बेटा, ये वो फ्रीक्वेंसीज है एसी की जिसके ऊपर जो पावर इन एसी जो था वो पीक वैल्यू का आधा हो जाता है, मतलब जो मैक्सिमम पावर था उसका आधा हो जाता है। frequencies at which power in AC becomes half of the peak values, half of the peak values, पीक वैल्यूज का आधा रह जाता है पावर। तो इसको अगर मैं ग्राफ, आप एक चीज सेकंड आइएगा, अगर मैं इधर ग्राफ पावर का लेकर के चलो और इधर फ्रीक्वेंसी का लेकर के चलता हूं, फ्रीक्वेंसी या ओमेगा ले लो, ये हम लेके चलते हैं, तो आप समझोगे, आप कहोगे कि सर ये पावर का ग्राफ कैसे बनाएंगे बेटा, जैसे करंट का बना रहे थे। तुम्हें याद होगा करंट और पावर का ग्राफ एक जैसे ही जाने वाला है। क्यों एक जैसा जाने वाला है वहां पर? क्यों? क्योंकि इसमें आपको ये मिलेगा पावर में कि तुम्हें याद है P को आई स्क्वायर आर होता है, तो P और I में सिर्फ स्क्वायर का फर्क है, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। तो इसका मतलब P और I में ग्राफ एक जैसा जा सकता है। ये ग्राफ ऐसे आएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे करंट का आया था। अब ध्यान रखना, ये पावर की मैक्सिमम वैल्यू है, तो तुम्हें एक तरह से पावर का भी ग्राफ अब पता होना चाहिए आया। तो P और I में ग्राफ एक जैसा आएगा क्योंकि P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, तो ये P नॉट हो गया। इसमें बोला क्या गया है, जहां पर पावर मैक्स होगा वहां पावर मैक्स बेटा वहीं पर होगा जहां करंट मैक्स होगा। करंट मैक्स होता था ओमेगा नॉट पर, इस जगह पे मैं ओमेगा नॉट को या ओमेगा को ही तवज्जो दे रहा हूं। क्यों, हम बात कर लेंगे। देखिएगा अभी क्या बोला गया, यहां पर P और ओमेगा का ग्राफ हमने बनाया है। जैसे I और ओमेगा का ग्राफ होता था, ट्रेंड वही होगा, इसका वैल्यूज में बस फर्क हो सकता है। यहां पर है क्योंकि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। अगर ये ग्राफ बनाएंगे तो देखो बेटा, P की वैल्यू यहां पर मैक्सिमम है, कहां पर? ओमेगा नॉट पर है। लेकिन हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं? हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज वो है जहां पर पावर पीक वैल्यू का आधा हो जाए। तो देखो बेटा, अगर ये पीक वैल्यू है तो इसका आधा करीब यहां दिख रहा है या यहां दिख रहा है, तो यहां पर आप देखें तो ये P नॉट बाई 2 आ रहा है, ये तो आप देखिएगा बेटा, अगर ये P नॉट बाई 2 है तो जहां पर पावर हाफ हो रहा है वो वैल्यू ये आ रही है। देखो, पावर इज हाफ ऑफ द पीक वैल्यू, ये ओमेगा 1 है और ये ओमेगा 2 है, ये ओमेगा 2 है। इन्हीं को हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो एट दीज फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, पावर इन एसी सर्किट इज हाफ ऑफ द पीक वैल्यू, पीक वैल्यू का आधा हो जाता है। बोलिए, क्लियर? ठीक, तो ये तो ग्राफ में मिल गया ओमेगा 1 ऑफ द पीक वैल्यूज डिनोटेड बाय ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, ये आ जाता है। तो इसका मतलब क्या आएगा, दैट इज, या इसका मतलब ये आया एट या फॉर ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 अगर आप लें तो क्या हुआ बेटा, देखो P इक्वल टू P नॉट बाई 2 हो जाता है। P इक्वल टू P नॉट बाई 2, मैं यहां वैल्यू लगा, देखो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, तो इसका मतलब आई स्क्वायर आर इक्वल टू आई नॉट, P नॉट को क्या लिखोगे बेटा, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 हो जाएगा। तो देखो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P नॉट है तो आई नॉट आएगा, ये कैंसिल हुआ। तो देखो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट अपॉन रूट 2 हो जाएगा। तो आप गौर से देखो बेटा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 पे पावर आधी हो जाती थी, तो करंट आधी नहीं होती, करंट आई नॉट यानी पीक वैल्यू का 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स होता है, यानी करंट इज इक्वल टू IRMS के बराबर होता है। तो इसका मतलब अगर डेफिनेशन का दूसरा तरीका अपनाए तो क्या कह सकते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पर करंट बिकम्स 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू। बोलिए बेटा, 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू हो जाता है। ठीक, तो आप इससे बना लो, क्योंकि अब मुझे करंट का एक ग्राफ बना के इसमें शो करना होगा, इसी साइड करेंगे आप। चलिए, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज में एक ग्राफ पावर और उसका हमने बनाया, करंट का निकल के आया कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पर करंट IRMS आई नॉट बाई रूट 2 होगा। तो अगर आप यहां एक करंट का ग्राफ प्लॉट करें, करंट I हुआ
अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं ओमेगा के साथ में, तो ग्राफ का ट्रेंड तो ऐसे ही था, ये था, तो तुम कह सकते हो ये पीक वैल्यू था बेटा, ये आई नॉट के बराबर था, पीक वैल्यू था। और तुम्हें पता है बेटा ये जो आई नॉट अपॉन रूट 2 होता है ये 0.707 आई नॉट होता है, यानी लगभग इसका 70% कर लो, ये 50 दिख रहा है और ये करीब 70 दिख रहा है, तो आप इसे लिख सकते हो आई नॉट बाई रूट 2। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का करंट के लिए ग्राफ ऐसे आएगा, ये यहां पर ओमेगा नॉट है, ये ओमेगा नॉट है, और अगर आप आगे बढ़ते हैं यहां है तो देखो यहां पर क्या है ओमेगा 1 है और यहां पर क्या है ओमेगा 2 है, यह ठीक। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पर बेटा पावर इज हाफ एंड करंट इज 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू होता है, ये बात आई ग्राफ में आया। इसी में एक टर्म लिया बैंडविड्थ। बैंडविड्थ जानते क्या होता है? अच्छा, इसमें ओमेगा 1 को लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यहां पर ही आएगा। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ओमेगा 1 इज कॉल्ड लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। और ध्यान रखिएगा एक बार सभी लोग ध्यान देना, देखो यहां पर रेजोनेंस आता है, जहां ओमेगा नॉट है यहां रेजोनेंस आता है। रेजोनेंस में तुम्हें याद है सर्किट प्योर रेजिस्टर सर्किट की तरह काम करता था। अगर ओमेगा या एफ की वैल्यू ओमेगा नॉट से कम होती है, यानी सर्किट का जो बायां हिस्सा है यहां पर कैपेसिटेंस का बोलबाला होता है, तो इस हिस्से को कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं। क्यों? करंट बढ़ रही है, आप बताओ। याद करो इंडक्टर में करंट बढ़ती थी फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ, कि कैपेसिटर में? मैं तुम्हें रिपीट कर दूं, इंडक्टर में जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते थे तो बैक ईएमएफ बढ़ता था और करंट घटती थी। तो इंडक्टर में समझिएगा बेटा, ग्राफ का वो पोर्शन जिसमें करंट घटे वो इंडक्टर वाला डोमिनेंस है, और जिसमें करंट बढ़े वो कैपेसिटर का डोमिनेंस है। देखो फ्रीक्वेंसी ओमेगा बढ़ने के साथ ये करंट बढ़ रही है या पावर बढ़ रही है? फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ करंट बढ़ रही है, तो यानी कि ग्राफ का ओमेगा नॉट के बाईं तरफ का हिस्सा जो होता है ये कैपेसिटिव सर्किट होता है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा ये कैपेसिटिव सर्किट हुआ, इधर का हिस्सा कैपेसिटिव सर्किट है, या जोन कह सकते हो, रीजन कह सकते हो। ओमेगा नॉट पे तुम्हें पता रेजिस्टिव सर्किट होता है, रेजिस्टिव सर्किट होता है, क्योंकि ओमेगा नॉट या एफ नॉट पर प्योर रेजिस्टेंस की तरह बर्ताव करता है। ये वाला हिस्सा इंडक्टिव सर्किट होता है। इस पे भी सवाल आपको मिलेंगे, सर्किट आता है। यही हाल यहां पर है, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, इंडक्टिव। क्लियर? तो आप समझिएगा, देखो ओमेगा 1 लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा नॉट के लेफ्ट में है, तो आप यहां लिखोगे सर्किट बिहेव्स एज कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट। ओमेगा 2 क्या है? ये इसे कहते हैं, ये लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी था, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, इसे अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? बिहेव्स एज इंडक्टिव सर्किट। बोले बेटा, किसी को मन में प्रश्न, दुविधा? बोले बेटा। हो गया? तो ओमेगा 1 इज लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। एट दिस फ्रीक्वेंसी द सर्किट क्या था? कैपेसिटिव था, वहां पे इंडक्टिव था। बैंडविड्थ अब आ गया। अब बैंडविड्थ क्या है जरा गौर से देखिएगा। बैंडविड्थ आपको डायग्राम में खुद ही दिख रहा होगा। देखो अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के बीच का जो गैप है इसे बैंडविड्थ कहते हैं। ये डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख दूं, ये बैंडविड्थ है,
ये डेल्टा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये बैंडविड्थ है डेल्टा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो आपने ये लिख लिया हो तो इसका कुछ पोर्शन हटा दें, ये आप मेंशन कर लो, यहां पर है। ठीक, अब इतनी देर कहां हम तुमसे पूछेंगे। हेडिंग दीजिएगा बैंडविड्थ, उसी का साइड हेडिंग है क्योंकि मेन हेडिंग में तो मैंने डाल ही दिया था बैंडविड्थ से डेल्टा ओमेगा से लिखना है। तो क्या होता है बेटा, बैंडविड्थ डेल्टा ओमेगा इज द डिफरेंस ऑफ अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी एंड लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो पहले तो आप यही ध्यान रखो, इसमें बेटा इनकी वैल्यूज रखी जाती हैं, ओमेगा 2 और ओमेगा 1 की वैल्यू कैलकुलेट करके। तो ऑन सॉल्विंग इसको याद रखना, तो ऑन सॉल्विंग डेल्टा ओमेगा की वैल्यू R/L आता है। तुम्हें याद है बेटा इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट क्या आया था, L/R आया था, उसका उल्टा आता है। क्यों उल्टा आएगा, L/R था, इसका उल्टा आता है। क्यों, क्योंकि वो टाइम कांस्टेंट था, उसका यूनिट सेकंड था और ओमेगा का यूनिट पर सेकंड होता है। ये वहां L/R था, यहां R/L है। तो बैंडविड्थ इक्वल टू R/L होता है, ये तुम्हें याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसका अगला जो पार्ट है, मतलब ये सब एक ही जैसा अभी जाएगा यहां से। इसका अगला पार्ट है, इसे बोला जाता है बेटा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर। बैंडविड्थ यहां हो ही गया, तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड क्वालिटी फैक्टर की बात आएगी। तो हेडिंग दीजिएगा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर। इस पे तो न्यूमेरिकल भी आ चुके हैं, क्वालिटी फैक्टर, इसे क्यू फैक्टर भी कहते हैं। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ये क्वालिटी फैक्टर। राइट, देखो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर है, अगर मैं करंट का और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ फिर से प्लॉट करूं तो तुम्हें याद होगा ये हम करंट लेते हैं y एक्सिस पर, अगर हम फ्रीक्वेंसी को लेते हैं x एक्सिस पर, ये फ्रीक्वेंसी हुआ या ओमेगा हुआ। तो अब मेरा तुमसे एक सवाल है, बताओ बेटा, तुम्हें याद है कि ठीक हम इसके ग्राफ बना रहे थे तो कुछ ऐसे आ रहे थे, ध्यान देना, जैसे ही हमने किया कि करंट के साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी के साथ करंट बढ़ रही है फिर घट रही है। तो तुम्हें याद है कि जिस जगह पर ये रेजोनेंस आया था वो रेजोनेंस इस जगह मिल गया, ठीक है। तो इस ग्राफ का कुछ रेजिस्टेंस होता है, मतलब तुम्हें पता है ये इंडक्टिव सर्किट, सॉरी ये LCR सर्किट है, इसमें याद करो प्योर रेजिस्टेंस सर्किट की तरह बर्ताव कर रहा था। अगर ये प्योर रेजिस्टेंस सर्किट की तरह बर्ताव कर रहा था तो वॉट एवर ग्राफ वी हैव प्लॉटेड दैट इज प्लॉटेड ऑन ए पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, उस सर्किट के किसी रेजिस्टेंस के लिए प्लॉट किया गया है। तो इस ग्राफ का कोई रेजिस्टेंस होगा, अगर रेजिस्टेंस R के लिए इसकी पीक वैल्यू देखो ये आ रही है जो तुम्हें ग्राफ में दिख रही है। अब मेरा तुमसे प्रश्न है, एक चीज बताइएगा, प्रश्न है वो क्या कि अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ता जाए तो ये ग्राफ का करंट का पीक वैल्यू का ज्यादा आएगा कि कम आएगा। यहां पर देखो, यहां पीक वैल्यू कुछ इतनी आ रही है, ये आ रही पीक वैल्यू। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो ऑब्वियस सी बात, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट घटता है। तो अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा दें तो करंट जाएगा, ग्राफ ऐसे पीक यहीं पकड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा देखो पीक वैल्यू कम हो जाएगी। अगर हम और रेजिस्टेंस को बढ़ा दें तो पीक वैल्यू और कम हो जाएगी। तो अगर आप ध्यान दो, ये रेजिस्टेंस R1 पे ग्राफ हो, ये रेजिस्टेंस R2 पे ग्राफ हो, ये रेजिस्टेंस R3 पे अगर ग्राफ हो, तो एक बात क्लियर है, अगर तुमसे कहा जाए R1, R2, R3 में क्या रिश्ता है, तो तुम कहोगे जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होता है वैसे वैसे पीक वैल्यू बढ़ती है, यानी R3 कम है, R1 ज्यादा है। बोलिए, क्लियर? तो अब आप एक चीज और देखिएगा, ये इस ग्राफ को देखो बेटा, करंट धीरे धीरे बढ़ी और थोड़ा मैक्सिमम फिर बड़ी तेजी से घट गई। ये करंट थोड़ी तेज बढ़ी, देखो बड़ी तेजी से बढ़ी और एकदम से फिर कम हुई। ये तो बड़े शार्पली बढ़ती है, कम होती है। तो बताओ इनमें से किस ग्राफ का शार्पनेस, शार्पनेस का मतलब जानते हैं क्या? तो कोई चीज शार्प वो कहलाती है कि उसमें इंक्रीज इन करंट एंड फिर डिक्रीज इन करंट, इसे हम चेंज कह सकते हैं। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब ही ये होता है द रैपिडिटी ऑफ चेंज इन करंट इन एसी सर्किट। बताओ बेटा, R1, R2, R3 में चेंज इन करंट में रैपिडिटी यानी बड़ी तेजी से बदलाव करंट में किसमें हो रहा है? इसमें देखो धीरे धीरे करंट धीरे धीरे बदल रही है और धीरे धीरे कम हो रही है।
ये धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, ये बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो इसलिए मैं जो बात करूं उसे होने दिया करो। तो मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होता जाता है, पीक वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो तुम पाते हो जो ग्राफ ऐसा पीक वैल्यू की तरफ जाता है, इसमें चेंज इन करंट नियर द पीक वैल्यू बड़ा शार्प होता है। तो सच ग्राफ्स आर कॉल्ड शार्प ग्राफ्स, एंड इसे हम शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब यही होता है रैपिडिटी ऑफ चेंज इन करंट विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन के साथ करंट कितना रैपिडली चेंज होती है। देखो इसमें करंट धीमे धीमे बदल रही है, इसमें थोड़ी तेजी से बदल रही है, इसमें और तेजी से बदल रही है। आप और बताइएगा, अगर मैं रेजिस्टेंस को और कम करूं तो ये शार्पनेस और ऊपर जाएगा, ये R4 रेजिस्टेंस और कम होगा। और अगर मैं एक ग्राफ ऐसे बनाऊं, मैं कहूं यार ये करंट जा रही है और ये इंफिनिटी तक जा रही है, इंफिनिटी तो कुछ होता नहीं, इंफिनिटी का तो मैक्सिमम जा रही है, और फिर मैं ये बनाऊं कि ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो आप मेरे से कोई बताए बेटा। एक सेकंड रुकिएगा, मैं बना के फिर ऐसे करता हूं। मैंने कर दिया, ये एक ग्राफ ऐसे गया, तो आप देखिएगा इसका शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस यहां जाएगा, फिर मैं ये पोर्शन हटा दूंगा क्योंकि मुझे इंफिनिटी दिखाना है। तो मैं अगर बनाऊं, देखो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये तो आप बताइएगा बेटा, ये ग्राफ देखो करंट इंफिनिटी की तरफ जा रही है, और जब करंट इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो रेजिस्टेंस किधर की ओर जा रहा होगा, जीरो की ओर जा रहा होगा। तो यहां पर क्या लिखोगे, आई मैक्स इज इंफिनिटी, तो आर इज जीरो, जीरो की ओर आएगा। खैर इनमें एक रिश्ता बता दीजिए पहले, तो ये सब एफ नॉट पे हो रहा है, ओमेगा नॉट पे। बताओ R1 ज्यादा है, R2 कम है, R3 और कम है, या और कम है, ये देखो जीरो हो गया। तो पहला तो रिलेशन ये आया कि R1 was less, R2 was नहीं, R1 was greater, R1 was greater, R2, R3, R4 and so on। बोले इतनी बात क्लियर है? तो आप इतना बनाओ, फिर मैं इसमें स्टेटमेंट दे। ठीक है, देख पहले तो हम ये लिख रहे हैं, देखो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस means rapidity of change in current with respect to F or omega, if sharpness is more then variation in current is rapid होता है। From the graph it is clear that if resistance decreases, peak values of current I naught increases। सभी ग्राफ में देखो I naught की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। that which shows that if R is less, sharpness of resonance is more। तो ले दे के यहां जानते क्या बात निकल के आई, अगर R कम होगा तो पीक वैल्यू ऑफ करंट ऊपर की ओर जा रही होंगी, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगा, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो एक्सेप्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट होता है, उसको बनाने में आसानी होती है। वो ज्यादा चर्चा यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए इतना लिख लिया, समझ गए। तो थोड़ा सा इसमें अभी क्वालिटी फैक्टर ऐड नहीं किया है, 2-3 मिनट का है बस। चलो तो अब आप एक चीज समझिएगा, ले दे के बाद समझना कि सर अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो ग्राफ थोड़ा फ्लैट होता है, रेजिस्टेंस कम होता है थोड़ा ग्राफ ऊपर की ओर शार्प होता है, और रेजिस्टेंस का ग्राफ और शार्प होता है, और होता है। इसका तो शार्पनेस अगर रेजोनेंस सर्किट की बनानी है तो हमें रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा,
फिलहाल हमें ये बताया है। अब तुम कहोगे सर हम ये नापेंगे कैसे, क्या ग्राफ बना के? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज मेजर्ड बाय क्वालिटी फैक्टर। तो आप लिखोगे शार्पनेस, अब लिख देना क्यू फैक्टर, लिखो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज मेजर्ड बाय, तुम लोग 12th में ये पढ़ाया जाता है डिटेल में। अच्छा, क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर, इसे हम क्यू फैक्टर से मेजर करते हैं। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्वालिटी फैक्टर से, देखो समझिएगा, अगर क्यू फैक्टर इज मोर, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज मोर। इफ क्यू फैक्टर, वो तुम्हें दिख जाएगा, अभी मैं तुम्हें फार्मूले में ले आऊंगा, तुम्हें दिखेगा हाँ ये बात सत्य है, लेकिन तुम याद भी रखो, इफ क्यू फैक्टर इज मोर, शार्पनेस of resonance is more and vice versa, उल्टा भी होगा। तो आप एक चीज बताओ, इन ग्राफ में देखो आई मैक्स आ रहा है, ये जो डॉटेड वाला इसका शार्पनेस ज्यादा है, इसका मतलब इसके क्वालिटी फैक्टर भी, क्यू फैक्टर जानते हैं क्या होगा, इस क्वालिटी फैक्टर में इन्फिनिटी होगा, ज्यादा होगा। इसका आप देखिएगा, इसका क्यू फैक्टर थोड़ा सा कम होगा और सबसे कम इसका आएगा क्यू फैक्टर इज मिनिमम, ये तो मैक्सिमम है, क्यू फैक्टर इज लार्ज आप कह सकते हो, इसका थोड़ा कम और कम और कम मिनिमम। हाँ बेटा, अरे यार मैंने क्या बोला, मैंने कहा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज मेजर्ड बाय क्यू फैक्टर, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज मोर इफ क्यू फैक्टर इज मोर। अब मैं तुम कहोगे कि सर करंट क्या होता है, तो मैं करंट की तुम्हें डेफिनेशन दूंगा कि करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तुम्हें फॉर्मुलेशन बताऊंगा। तुम कहोगे पोटेंशियल क्या, तो उसको मैं डिफाइन करूंगा, फिर फॉर्मुलेशन बताऊंगा मैथमेटिकली। तो वो मैं बताने जा रहा हूं, काहे तुम्हें परेशानी है, अभी बताएंगे ना। मतलब क्यू फैक्टर कोई टर्म है। अब आप एक चीज बताओ, आप अगर तेज दौड़ते हो तो हम उसको कैसे मेजर करें? भाई हम घड़ी में देखेंगे कि कम समय में तुम ज्यादा दूरी तय कर लेते हो, तो हर चीज को मेजर करने के लिए कुछ टूल बनाए गए हैं। वैसे ही शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को मेजर करने के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज और टूल बनाए गए हैं, उसे क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। अब व्हाट इज द मैथमेटिकल मीनिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। व्हाई आर यू इन हरी? चलो एक चीज बताओ बेटा, सभी लोग जो लोग पढ़े थे बताना। तो याद करो यहाँ बैंडविड्थ किया था, याद करो एक से बताना यहाँ पर, जैसे ये बैंडविड्थ था, ये ओमेगा 1 था और ये ओमेगा 2 था। देखो ये ग्राफ मैं गंदा कर रहा हूं, अब क्यों? क्योंकि मुझे इतनी जरूरत नहीं है अब इसकी, हम इसमें काम कर चुके हैं। तो देखिएगा ओमेगा 1 था, ओमेगा 2 था। गौर से देखो बेटा, ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू अगर आप यहां पर गौर से देखो, इस वाले ग्राफ का जो फ्लैट है तो ये वैल्यू बड़ी है, लेकिन जो ग्राफ देखो ये पीक पर गया है, इसके लिए अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 की मैं वैल्यू लेकर आऊंगा, इसे देखो ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू लेकर आऊंगा, वो कम होगा। तो यानी कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच का अंतर जो था डेल्टा ओमेगा, और ये जो डेल्टा ओमेगा, जो ग्राफ ज्यादा शार्प होता है उसके लिए डेल्टा ओमेगा जिसे बैंडविड्थ कहते हैं ये कम होता है। तो शार्पनेस और क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन ही आती है, इट इज द रेशियो ऑफ, ये जो यहां पर लिया था ओमेगा नॉट टू द डेल्टा ओमेगा। तो क्वालिटी फैक्टर के 2-3 डेफिनेशन में दूंगा, उसे पहला आइएगा, देखो क्यू फैक्टर इज मेजर्ड बाई ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा। ये की क्वेश्चन आई, बोले किसी को प्रॉब्लम, बोलो जल्दी। अब तुम देख सकते हो खुद ही, देखो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा अगर डेल्टा ओमेगा कम हो, यानी कि बैंडविड्थ यानी ओमेगा 2 और ओमेगा 1 के बीच का जो गैप है वो जितना कम होगा क्वालिटी फैक्टर उतना ज्यादा होगा। ओमेगा नॉट तो कांस्टेंट होता है। चलिए वापस आइएगा, ओमेगा नॉट का तुम्हें फार्मूला याद है? देखो क्यू फैक्टर क्या आएगा, ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट को 1 अपॉन अंडर रूट LC कहते हैं और डेल्टा ओमेगा को R/L कहते हैं, अभी किया था। जरा इसको संभाल लो जरा कैलकुलेशन में, इसे कैलकुलेट कर डालो। तो देखो इसे कैलकुलेट करें तो क्या, क्यू फैक्टर आ गया L/R, ये आया, और यहां पर बचा 1 अपॉन अंडर रूट LC। तो L को यहां लिए जाओ तो 1 अपॉन R अंडर रूट L स्क्वायर बाई LC आया, ये LL कैंसिल हुआ। तो आप देखो बेटा क्यू फैक्टर
इक्वल टू 1/r अंडर रूट L बाई सी आर। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गया। क्वेश्चन x2 करो इसे क्या, ठीक। तो आप एक चीज देखिएगा सभी लोग, अगर r ज्यादा होगा तो क्वालिटी फैक्टर कम होगा, और अगर r कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा। तो ध्यान रखो, r कम था, इसका देखो 0 था, तो इसीलिए क्वालिटी फैक्टर इन्फिनिटी था, क्योंकि ये अगर 0 होगा इन्फिनिटी होगा, तो जितना रेजिस्टेंस कम होगा क्वालिटी फैक्टर उतना ज्यादा होगा, और क्वालिटी फैक्टर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को मेजर करके लाएगा। इतना समझ गए? तो क्वालिटी फैक्टर का बेटा एक डेफिनेशन ये बना, ये आया Q इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा। फिर इसे कैलकुलेट करके ये लाए। न्यूमेरिकल जो आए हैं तुम्हारे इम्तिहान में वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड आए हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है, अब मैं ये ग्राफ हटा रहा हूं। अनदर डेफिनेशन आइएगा, इसका सेकंड इसी पर, अनदर डेफिनेशन ऑफ Q फैक्टर, वो क्या है? देखो Q फैक्टर को हम ऐसे भी बनाते हैं, Q फैक्टर ये भी काम करता है हमारे लिए कई न्यूमेरिकल में। ये जानते क्या होता है? VL और VC अपॉन VR होता है। मतलब या तो VL बाई VR ले लो या VC बाई VR ले लो। हमने दोनों एक साथ लिख दिया। अब हम इसको XC डाल के अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका मतलब दो पार्ट हम कर लेते हैं क्वालिटी फैक्टर के लिए। आइएगा, एक Q फैक्टर इक्वल टू हो गया VL बाई VR, और एक Q फैक्टर हो गया VC बाई VR। VL होता है IXL अपॉन IR, ये कैंसिल हुआ। ये तो है पता, IXC अपॉन IR आया, ये कैंसिल। अब इधर आ जाना, इसे देखना बेटा। देखो XL को ओमेगा L लिखते हैं, ओमेगा को ओमेगा नॉट लिख देना, क्योंकि सारी बात रेजोनेंस पे हो रही है। अपॉन R आएगा। अब यहां देखना बेटा, L बाई R लिख लो। ओमेगा नॉट तुम्हें पता है, ओमेगा नॉट 1 अपॉन अंडर रूट LC होता है। गौर से देखो, यही वाला हिस्सा आ गया, ये वाला हिस्सा L बाई R 1 अपॉन अंडर रूट LC। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये क्या आया? Q फैक्टर। देखो फाइनल फार्मूला तो वही आएगा, 1 अपॉन R अंडर रूट L बाई C आ गया, जो पहले हम पाए थे। लेकिन एक नया फार्मूला ये आया, VL बाई VR या VC बाई VR। जरा इसको कैलकुलेट कर डालो। यहां देखो Q फैक्टर क्या होता है, सेम आएगा यहां पर भी। जैसे देखना, XC को जानते क्या लिखोगे? 1 अपॉन ओमेगा नॉट C, और यहां R आएगा। देखो 1 अपॉन ओमेगा नॉट C R, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन CR। ओमेगा नॉट को क्या लिखोगे? 1 अपॉन अंडर रूट LC। सॉल्व इसे करो बेटा, फिर वही आएगा अंडर रूट L बाई C, Q फैक्टर आएगा। तो Q फैक्टर के 3 फार्मूले आप ध्यान रख सकते हैं। ये X4 और X5 तो एक ही जैसे हैं। 3 फार्मूले आए, बताएं कौन सा? ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा, VL अपॉन VR, VC बाई VR, और चौथा है 1 अपॉन R अंडर रूट L बाई C। क्लियर? तो ये हमने बेटा यहां पर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस पढ़ा, और हमने और यहां पर क्वालिटी फैक्टर की बात की। अब अगला बात है बैंडविड्थ की बात किया। अब अगली चीज है बेटा पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, उसको हम कल बात। पैरेलल रेजोनेंस थोड़ा सा चोक कॉइल भी इसमें दे रखा है, वो करेंगे। और आप चाहें तो न्यूमेरिकल एसी के स्टार्ट कर सकते हैं सारे। क्यों? पैरेलल रेजोनेंस पे शायद ही आपको कोई न्यूमेरिकल मिले, वो शायद कोर्स में भी नहीं है, लेकिन डाउट है इसलिए मैं करा दूंगा। और चोक कॉइल थ्योरी है ना।